अब देखो, अब बात करते हैं हम किसकी, गॉस लॉ की। ये गॉस लॉ क्या है, मैंने बताया था गॉस लॉ हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर सके, ईजी कर सके। और गॉस लॉ पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़ने की जरूरत थी जिसका नाम क्या था, फ्लक्स। वो हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा। अब गॉस लॉ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द फ्लक्स, गॉस लॉ फ्लक्स पर डिपेंड करता है। अब गॉस लॉ ऐसा क्या है, गॉस ने ऐसी क्या बात कही थी जिसने पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्रांति ला दी थी। तो गॉस ने कहा था, अच्छा एक बार बताओ, अभी तक जो हमने फ्लक्स पढ़ा, जो हमने देखा कि भाई टोटल फ्लक्स बताओ या फ्लक्स कैलकुलेट करो, ये कैसा फ्लक्स था, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से जा रहा है किसी चीज़ को पार करके। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से आ रहा कहीं को जा रहा, हमने बीच में कोई चीज़ रख दी है ना, मान लो इस लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और वहाँ चला गया और हमने बीच में प्लेट रख दी, तो फ्लक्स ही तो बन जाएगा वो। और वो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ई cos थीटा नाम के फॉर्मूले से। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड से कहीं से आ रहा हो, और गॉस ने क्या बात कही थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अंदर की चीज़ से आ रहा हो तब कैसे कैलकुलेट किया जाए फ्लक्स। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो एक प्लेट है, ठीक, फ्लक्स यहाँ से आया और यहाँ चला गया, समझ गए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाई इज इक्वल टू ई cos थीटा। सिंपल फॉर्मूला ओपन सरफेस के लिए है ये। ओपन सरफेस मतलब जब फ्लक्स बाहर से आ रहा हो कहीं से। लेकिन मैंने बताया क्या कि एक क्यूब है भाई मेरे पास, ये रही क्यूब एक, और यहाँ अंदर रख दिया चार्ज। अब फ्लक्स कहाँ से आएगा, अंदर से बाहर की तरफ को, क्योंकि फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है, चार्ज से। तो मतलब यहाँ से निकलेगी, ऐसे भी निकलेंगी, ये ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। अब बताओ कितना फ्लक्स है, तो यहाँ जो ई cos थीटा नाम का फॉर्मूला ये नहीं चलेगा यहाँ। क्यों, क्योंकि अब ये कैसा सरफेस हो चुका, क्लोज, और ये कैसा था, ओपन। तो क्लोज सरफेस में हम लगाएंगे गॉस लॉ। अब गॉस ने ऐसी क्या बात कही थी जिससे कि क्लोज सरफेस के लिए हम इजीली फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गॉस ने कहा था, इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, पहली लाइन क्या आएगी, क्लोज सरफेस, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स द टोटल इनसाइड चार्ज। ये बताया था गॉस ने कि अगर हमें किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड करना है तो वो होता है द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स इनटू टोटल इनसाइड चार्ज। और चार्ज कहाँ का होना चाहिए, सरफेस के अंदर वाला, बाहर क्या रखा हमें मतलब नहीं है। टोटल चार्ज कहाँ का लेना, अंदर का। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक, या ऐसे मत करो, मान लो है एक पॉइंट चार्ज रखा क्यू, ये एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा, रुक जाओ, ये टोटल क्या रखा है, पॉइंट चार्ज क्यू। अब हमें इससे निकलने वाला फ्लक्स बताना, तो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। लेकिन यहाँ कोई सरफेस तो है ही नहीं, और जब कोई सरफेस ना दिया हो और हमसे फ्लक्स पूछा जाए तो हमें अपने पास एक इमेजिनरी सरफेस बनाना पड़ेगा, और उसी सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इमेजिनरी सरफेस जो होगा स्फीयर। क्यों, एक बार बताओ, यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी चारों तरफ को निकलेगी, जैसे कि बल्ब है, या मैं बल्ब यहाँ पकड़ लो तो रोशनी चारों तरफ को जाएगी ना, तो वो रोशनी जो उसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो उस रोशनी को ढकना तो क्या करना पड़ेगा, एक बॉल उसको पटक दो, पूरी ढक जाएगी, नहीं ढक जाएगी रोशनी। तो ऐसे कोई पॉइंट चार्ज के लिए अगर हमें सरफेस बनाना है तो कैसा बनाएंगे, स्फेरिकल, एक स्फेरिकल सरफेस बना लो भाई, ये बना ले स्फेरिकल सरफेस। अब इससे करोड़ों लाइन निकलेगी, हमें करोड़ों नहीं पकड़ के चलनी, हमें एक पकड़ के चलनी है। मान लो ये निकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी, ई, और यही क्या बन जाएगा फ्लक्स, ऐसे यहाँ निकलेगी, ऐसे ऐसे यहाँ निकलेगी, ऐसे यहाँ निकलेगी, तो कितनी निकलेगी, करोड़ों। कैलकुलेट कैसा करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ ई cos थीटा नहीं चलेगा, समझ गए। तो क्या कहा गॉस ने, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है भैया गॉस थ्योरम। अब ये कोई भी बात कहते चलता फिरता मान थोड़ी लेंगे बात है, गॉस ने ऐसे चलते फिरते थोड़ी कही होगी बात ये, इस बात को प्रूफ करके दिखाया होगा, तब जाके ये नोबेल प्राइज़ में सेलेक्ट हुई होगी, तब जाके गॉस को नोबेल प्राइज़ मिला था इसके ऊपर। तो नोबेल प्राइज़ कैसे मिलता है किसी चीज़ को, जब उसे उस फील्ड में बहुत अधिक नॉलेज हो और उसने एक नई चीज़ ईजाद की हो। तो गॉस ने नई चीज़ ईजाद की थी फ्लक्स को लेकर के, तो ऐसे तो कहीं नहीं होगी उसने बात, उसने पूरी ज़िंदगी लगा दी। तो मतलब इस थ्योरम को वेरीफाई भी करना पड़ेगा। मैं कि सच बात भी है या वैसे ही चलते फिरते कह दी बात। तो अब क्या बात करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये गॉस लॉ की बात सही, गॉस की बात सही भी थी या वैसे झूठ मूठ थी, ये प्रूफ करना हमें। मतलब अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो बात सही है, और अगर ये प्रूफ नहीं हुआ तो गलत बात। तो चलो भाई, मान लो हमारे पास क्या कहा गॉस ने, मान लो हमारे पास पॉइंट चार्ज है, सही है। अब इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स, पहले क्वेश्चन सरफेस बना लिया हमने, सही है। अब इससे निकलने वाला फ्लक्स बताओ। तो मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली ऐसे, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने एरिया को पार करेगी, बहुत जरा से, अभी पता एक फील्ड लाइन है तो वो जरा से एरिया तो पार करेगी। तो मान लो वो जरा सा एरिया ये है छोटा सा, इस एरिया का नाम क्या दे दिया हमने, डी ए। अब इस एरिया का एरिया वेक्टर इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ये क्या हुआ, डी ए वेक्टर, सही है। तो हम जानते हैं बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, बाय
बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब एरिया कितना? बहुत जरा सा, तो फ्लक्स भी जरा से ही निकलेगा। अरे बहुत बड़े एरिया से बहुत सारी लाइन निकलेगी, जरा से एरिया से जरा सी लाइन निकलेगी। तो बहुत छोटा सा एरिया लिखेंगे फॉर स्मॉल एरिया, फॉर स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया के लिए फाई को लिखो डी फाई इक्वल टू ई ए को लिखो क्या? डी ए कॉस थीटा। कितना बताओ यहाँ? ई भी इधर को, एरिया भी इधर को, तो दोनों के बीच क्या एंगल का? 0, तो 0। अब डी भगाने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई का डी फाई लिख दिया, इंटीग्रेशन लगाया ई इंटू डी ए। सही है। डी फाई का क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो क्या, क्योंकि पॉइंट चार्ज ही तो है, क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। इंटू क्या चल रहा? डी ए। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर, अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन डी ए। डी ए का क्या हो जाएगा? ए। अरे डी ए का ए, इंटीग्रेशन कट जाएगा ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी ए का क्या होगा? ए। ए क्या है? एरिया किसका? इस स्फीयर का। और स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है स्फीयर का एरिया? 4 पाई। तो कुल मिला के क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आर से आर कैंसिल। फाई की वैल्यू क्या बची? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। हो गई बात प्रूफ या नहीं? तो मतलब गॉस ने सही बात कही थी कि भैया हम ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट लगा करके आराम से फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं और किसी भी क्लोज सर्फेस से निकलने वाला फ्लक्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है देखो गॉस लॉ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर फर्स्ट, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स, फ्लक्स does not depends on the shape and size of the surface. Flux does not depend, does not को underline कर लेना। Flux does not depends on the shape and size of the surface. Shape and size of the surface लिख लिया। इसका क्या मतलब है? देखो देखो सब, यहाँ मान लो क्लोज सरफेस है, सही है। इसके अंदर एक चार्ज रखा क्यू। अब इससे 100 लाइन निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। कितनी लाइनें निकल रही है? 100 पार कर रही है, फ्लक्स 100 है। अब मैंने इस स्फीयर को बड़ा करके दुगनी रेडियस का कर दिया, मतलब पहले जरासी बोलते बहुत बड़ी बॉल कर दी, लेकिन चार्ज वही का वही है। अब ज़्यादा लाइन निकलेगी, अभी उतनी निकलेगी, उतनी निकलेगी ना, क्योंकि चार्ज तो अंदर रखा। फील्ड लाइन कौन निकाल रहा? चार्ज ही तो निकाल रहा। अब 100 पहले निकल रही थी, इसे बड़ा कर दो तो भी 100 ही निकलेगी। तो शेप पे डिपेंड ही नहीं करता ना फ्लक्स, फ्लक्स तो 100 ही रहेगा अब भी। या इस स्फीयर को बदल के मैं क्यूब बना दूं, मान लो यहाँ मैंने क्यूब रख दिया एक, ठीक, चार्ज वही का वही है, अब भी 100 ही निकलेगी। तो साइज़ पे भी डिपेंड नहीं करता, चाहे तुम दूरा कर दो, शेप पे भी डिपेंड नहीं करता, चाहे तो स्फीयर के क्यूब बना दो। तो ये चीज़ लिखी, समझ गए? नंबर 2 पॉइंट लिखो। टू अप्लाई गॉस थ्योरम, टू अप्लाई गॉस थ्योरम, to apply Gauss theorem, we always take charge inside the closed surface. To apply Gauss theorem, we always take charge inside the closed surface. We always take charge inside the closed surface. Closed surface के अंदर का चार्ज लेना, बाहर से कोई मतलब नहीं है, समझ गए? थर्ड लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे, लिखो फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। मीडियम पे कैसे डिपेंड कर रही? देखो एक बात बताओ, ये स्फीयर था, ये अंदर से खाली था, वैक्यूम था इसके अंदर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी निकल रही? 100। तो फ्लक्स कितना हुआ? 100। अब तुमने क्या काम किया? इसके अंदर पानी भर दिया, चार्ज वहीं का मैं रखा, बॉल वही की वही है, तुमने भर दिया पानी। अब कितनी फील्ड लाइन निकलेगी? क्या अब भी 100 निकलेगी? चलो 100 निकल गई मान लो, क्या 100 के 100 पार करेंगे इस स्फीयर को? नहीं, क्योंकि कुछ पानी भी तो रोकेगा। पानी रोक लेगा नहीं रोक लेगा? तो कम ही पार करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी। करेगी नहीं करेगी? तो अगर पानी का कांस्टेंट है के, पानी की जगह कुछ भी हो सकता, ऑयल भी हो सकता है। अगर पानी का कांस्टेंट है के, तो कितनी कम फील्ड लाइन निकली? फॉर्मूला क्या है? फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो अगर पानी, ये तो वैक्यूम के लिए है, और अगर पानी दे रखा तो के से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, पानी की कांस्टेंट रख देंगे नीचे, उतना फ्लक्स निकलेगा। जैसे मान लो पानी का कांस्टेंट है 5, फील्ड लाइन कितनी निकल रही थी 100, तो 5 से डिवाइड कर दो, अब कितनी निकलेगी 20 केवल, बाकी सब पानी ने रोक ली। देख रहे हो कितना अंतर आया। ऑयल दे रखा, मान लो ऑयल भर दिया, ऑयल का कांस्टेंट दे रखा है 10 है, तो फील्ड लाइन क्या करो 100/10 कितनी निकलेगी 10 से निकलेगी, बाकी सब रोक देगा। तो मीडियम पे भी डिपेंड करता है फ्लक्स, सीधी सी बात। अरे यहाँ पे एक चार्ज रखा, 100 लाइन निकल रही है, यहाँ पानी भर दो 100 निकलेगी क्या? 100 निकले भले ही, लेकिन दीवारों को 100 की 100 पार नहीं करेंगे, क्योंकि आधा पानी तो रोक ही लेगा। तो ये है, तो लिख लिया तीनों, ये वाला पॉइंट लिख लिया। अब लिखो, इसी के आगे लिखो, इफ़ कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज के, इफ कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज के, then flux will be decrease k times, then flux will be decrease k times, flux will be decrease k times। अब लिख लो उसके नीचे ब्रैकेट में phi is equal to q inside upon k into epsilon naught, ये लिख लो। हो गए तीनों पॉइंट, कोई दिक्कत किसी को? आराम से कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, गॉस लो के ख़त्म कहानी बस। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, तुम ही जवाब दोगे। अब बताओ ज़रा, वो जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या आना चाहिए? है 0 है नॉन ज़ीरो? चलो उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 0 है नॉन ज़ीरो। ये क्यूब है, हमें फ्लक्स बताना है क्यूब से निकलने वाला। अगर इसके अंदर क्या रखा हो, एक डाइपोल, ये प्लस क्यूब, और ये क्या होगा? तो क्लोज सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू टोटल इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। इनसाइड चार्ज कितना? एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो क्यू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्या आया? सी निकले हुए नहीं। अरे एक प्लस वाला चार्ज एक माइनस है ना, दोनों कटने जाएंगे, तो जीरो हो गया आंसर। टोटल इनसाइड चार्ज लेना है ना, तो आ गया। तो कोई फ्लक्स ही नहीं निकलेगा जब दोनों चार्ज कैंसिल आउट हो गए। तो टू क्यों हो जाएगा? मैं कब मना कर रहा, जब तो डाइपोल नाम लिया था मैंने, वरना डाइपोल क्यों लेता? समझ में आई बात नहीं? चलो ये क्वेश्चन बताओ आप ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्यूब है, सही है? ये क्या है? एक क्यूब। इस क्यूब के अंदर रखा है एक चार्ज क्यूब, सही है? नंबर फर्स्ट पॉइंट बताना है, फाई बताना थ्रू कौन से सरफेस के? थ्रू ऑल, वो होल क्यूब, पूरी क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स बताना, पहला चीज़। सेकेंड पार्ट में कहा हमसे, मान लो सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 3, ऐसे 3 पीछे होंगे इसके। अरे 3 पीछे होंगे 4, और पीछे वाला 5 और आगे वाला 6। तो हमें बताना फाई थ्रू फर्स्ट सरफेस, केवल पहले सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स बताना है इसमें। नंबर 2, नंबर 3 फाई थ्रू फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस, ठीक है? फोर्थ में बताना है क्या? फाई थ्रू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सरफेस। बताओ ज़रा, पहले वाला बताओ, पहले का आंसर क्या आएगा? जो चार्ज रखा क्यूब के अंदर रखा बंद, टोटल फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन, पहला तो वही गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, शेप पे डिपेंड ही नहीं करता। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा हमारे पास? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन, दिक्कत वाली बात है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है। सेकंड बात करते हैं, बताओ जरा सेकंड का आंसर बताओ क्या आएगा? एक पहले वाले सरफेस नंबर 1 ये है, इससे कितना निकला ये बताना, बस केवल पहले से कितना निकला ये बताना। जब एक कमरा है, केवल छत से कितना कितना निकला ये बताना। नहीं, क्लोज सरफेस है ना ये तो। अच्छा टोटल कितना? 1 अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल साइड कितनी? क्यूब की 6 साइड है ना। अरे एक बार बताओ, यहाँ चार्ज रख दिया, इस कमरे से निकलने वाला टोटल फ्लक्स हुआ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं पूछना चाह रहा कि छत से कितना निकलेगा? छत कितनी? एक ही तो है। छत कितनी है? छत तो एक ही है। ये 6 के 6 सरफेस से निकलने वाला हुआ, 6 के 6 सरफेस से, हमें किसी एक से निकालना, तो 6 से डिवाइड कर दो ना। अरे टोटल सरफेस 6 है, हमें किसी एक से निकालना, तो 6 से डिवाइड कर दो। तो क्या आया? किसी एक सरफेस से निकलने वाला फाई इज इक्वल टू 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। अब एक सरफेस से निकलने वाला ये है, अब अगर वो 2 से पूछ ले तो क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 से पूछे 4 से, लेकिन 6 नीचे चलता रहेगा। तो जैसे कि अगर अब देखो थर्ड में पूछ लिया इसने, थर्ड में क्या पूछा? फर्स्ट वन, तो क्या आएगा? फाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 क्यू अपॉन, या 1/13 हो जाएगा क्यू अपॉन। अब तो कर सकते हैं आराम से। फोर्थ का बताना क्या आएगा?
Q/2 या 3/6, 3 2 6 हो जाएगा ना। अरे 3 सरफेस है ना, समझ गए? कोई दिक्कत आराम से। अच्छा एक बात, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस लास्ट। ये बता दो ज़रा मुझे, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 3? देखो 3 शेप दे रखी है। एक तो ये कटोरी है जो बंद है बाहर से, कटोरी के ऊपर से जो एक कटोरी है इसे ऊपर से कागज़ लपेट दिया, बंद हो गई बिल्कुल, ठीक। चलो नीचे चार्ज रखा, यहाँ ये रखा चार्ज Q, ठीक है। फिर दूसरी कटोरी है, ये भी बंद है, चार्ज यहाँ रखा है Q, ठीक है। तीसरी कटोरी है, ये खुली है, ओपन है, और चार्ज यहाँ रखा बिल्कुल। जैसे ये कटोरी है हमारे पास है, ऐसे रखी है, एक बार तो बंद कर दिया, चार्ज नीचे रख दिया मेरा हाथ के ऐसे, यहाँ रखा चार्ज, तब कितना फ्लक्स निकलेगा। दूसरी बारी में कटोरी बंद है लेकिन चार्ज अंदर रखा है यहाँ, फिर कटोरी बंद कर दी। तीसरी बारी में कटोरी खुली है और चार्ज यहाँ हवा में लटका हुआ रखा है ऐसे, अब कितना फ्लक्स निकलेगा इस कटोरी से पास होने वाला। बताओ कैसे होगा ये? 3 पार्ट है, 3 बताओ। पहले वाले का क्या, चलो पहले वाले का बताओ। फर्स्ट इनसाइड, चार्ज इनसाइड है क्या किसी के? तो 0 हो गया, सोचने का इसमें। अरे अंदर कुछ है तो बाहर ही तो है चार्ज, 0। तो पहले वाले के लिए क्या हुआ यहाँ, फाई इक्वल टू 0 लिखेंगे, नो इनसाइड चार्ज, नो इनसाइड चार्ज। दूसरे वाले का बताओ। हाँ क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q/ε0, क्योंकि पूरा क्लोज सरफेस है चाहे कैसा भी हो। इसकी बताओ, इसमें 0 कैसे हो जाएगा? इसमें 0 कैसे हो जाएगा? ये तो ऐसे रखा, ये ऐसे रखा। अब क्या करेंगे, अब हमें इसे ढकना पड़ेगा। अब हमें से इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे नीचे, गॉस सरफेस, जैसे मैंने बताया था। नीचे को बिल्कुल जरा ऊपर ऐसे नीचे पे गॉसियन सरफेस बना लो, बना लिया, पूरा अंडा बन गया है। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, Q/ε0 पूरे के लिए। लेकिन एक्चुअल में है कितनी, आधी, तो आधी है तो 1/2 और कर दो ना, है तो एक्चुअल में आधी कटोरी। समझ में आ गए क्वेश्चन है सारे? उतार लो भैया, लिख लेना। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इफ डायपोल इनक्लोज इन द क्यूब। देखो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब